The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. झंझट से मुक्ति, खाता बुक से दोस्ती। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लंदन टॉप शो। कोरोना से ठीक हो रहे काफी लोग आजकल एक दूसरी बीमारी के शिकार हो रहे हैं, ब्लैक फंगस। क्या है ये और कितना खतरनाक है, सरकार की इसके लिए क्या तैयारियां हैं, ये सब आपको आज के शो में बताएंगे। लेकिन पहले दिन का वीडियो। आप विधायक हो, आपके पद का सम्मान है। जिस दिन आप विधायक से हट जाओगे और दोबारा वोट मांग नहीं रहा तो गैलरी में लट रखा है। ध्यान रखिए इस बात को, बता रहा हूँ आपको और पूरे गांव की तरफ बता रहा। सिर्फ आपके पद की गरिमा है, नहीं तो कुछ नहीं है। आप वीडियो उत्तराखंड के झबरेड़ा का है। यहाँ से बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे थे। विधायक के आने की खबर मिली तो गांव वाले भी इकट्ठा हो गए और उनकी क्लास लगा दी। वीडियो में एक शख्स कहता दिख रहा है, विधायक जी आपके पद का सम्मान है, अगर इलेक्शन टाइम वोट मांगने आएंगे तो गैलरी में आपके लिए लठ तैयार है। ग्रामीणों का आरोप है कि विधायक बनने के बाद देशराज कर्णवाल ने गांव के लिए कोई काम नहीं किया है। कोरोना काल में स्वास्थ्य केंद्र पर भी कोई व्यवस्था नहीं हुई है, ना तो यहां पर कोई चिकित्सक है और ना ही रात में उपचार के लिए कोई व्यवस्था। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर ग्रामीण गुस्से से भरे हुए थे। हम किसी किस्म की हिंसा का समर्थन यहाँ कतई नहीं करते हैं, लेकिन ये एकदम सही समय है जब जनप्रतिनिधियों को समझना होगा कि लोग दुखी हैं, लोगों ने अपनों को खोया है, वो इधर से उधर बेड और दवाओं के लिए भागे हैं और इन सब के बीच लोगों को उनके सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। दिन के वीडियो के बाद अब हम चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी में बात कोरोना से जुड़े आंकड़ों की। बीते 24 घंटों में कोरोना के 2,76,070 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 3,874 लोगों की मौत हुई। इस दौरान 3,69,077 लोग इस बीमारी से ठीक भी हुए। दूसरी सुर्खी प्रधानमंत्री की जिलाधिकारियों के साथ मीटिंग से है। प्रधानमंत्री ने आज 10 राज्यों के 54 जिलाधिकारियों से सीधा संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर अधिकारी स्थानीय स्तर पर गांवों में संवाद करेंगे तो लोगों में विश्वास पैदा होगा। ये वायरस म्यूटेशन में स्वरूप बदलने में माहिर है, एक प्रकार से बहुरूपिया भी है और ये वायरस धूर्त भी है। तो हमारे तरीके और स्ट्रेटेजीज भी डायनेमिक होने चाहिए। साइंटिफिक लेवल पर हमारे वैज्ञानिक वायरस के बदलते स्वरूपों से निपटने के लिए दिन रात काम कर ही रहे हैं। वैक्सीन बनाने से लेकर एसओपीज और नई ड्रग्स बनाने तक लगातार काम हो रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने 18 मई को भी जिलाधिकारियों के साथ बात की थी। आज की बैठक में ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे समेत 10 राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। मीटिंग के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि मीटिंग में उन्हें बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि सिर्फ बीजेपी के ही कुछ मुख्यमंत्रियों और पीएम मोदी ने अपनी बात रखी, बाकी सभी मुख्यमंत्री चुपचाप बैठे रहे, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। हमें वैक्सीन की डिमांड रखनी थी लेकिन बोलने ही नहीं दिया गया। ममता ने कहा कि मोदी सरकार ने संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाया है। तीसरी सुर्खी ताउते तूफान से जुड़ी है। अरब सागर में आए तूफान से ओएनजीसी के लिए काम करने वाला बार्ज P305 जहाज 2 दिन पहले डूब गया था, जिसके बाद भारतीय नौसेना और तटरक्षक बलों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर जहाज पर मौजूद 188 लोगों को बचा लिया था। लापता लोगों की तलाश में लगे सुरक्षा बलों ने 19 मई की शाम को 37 लोगों के शव बरामद किए, जबकि 38 लोग अब भी लापता हैं। महाराष्ट्र सरकार ने ओएनजीसी पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि मौसम विभाग ने 3 दिन पहले ही चेतावनी दी थी, ये ओएनजीसी की जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्होंने चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया। इस बीच मुंबई पुलिस ने बार्ज P305 के क्रू मेंबर्स की मौत के मामले में एक एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज की है। मुंबई पुलिस इस मामले की जांच करेगी। सुर्खियों से चलते हैं अब बड़ी खबर की ओर।
बड़ी खबर में आज हम बात करेंगे ब्लैक फंगस नाम की बीमारी की। वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं म्यूकरमाइकोसिस। ब्लैक फंगस एक इन्फेक्शन है जो इन दिनों कोरोना से ठीक हुए मरीजों में दिखाई दे रहा है। खबरें हैं कि लोगों को इस इन्फेक्शन की वजह से अपना जबड़ा और अपनी आंखें गंवानी पड़ रही हैं। कई केसों में तो मरीजों की मौत भी हो जा रही है। सब पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि म्यूकरमाइकोसिस किसको और कैसे होता है। ब्लैक फंगस बहुत रेयर रोग है, अभी तक ज्यादा लोगों में देखने को नहीं मिला है। फिर भी राज्यों की संख्या अलग अलग करके देखें तो महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस से अब तक 90 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 1,500 लोग मौजूदा समय में इससे संक्रमित हैं। खबरों के मुताबिक राजस्थान में 700 से ज्यादा ब्लैक फंगस के केस मिल चुके हैं। हरियाणा में भी ब्लैक फंगस के 110 से ज्यादा केस मिल चुके हैं। दिल्ली चले तो यहाँ के कुछ अस्पतालों में भी ब्लैक फंगस के केसेस में बढ़ोतरी हुई है। एम्स में 20 केस, सर गंगाराम अस्पताल में 40 केस और मैक्स अस्पताल में ब्लैक फंगस के 25 केस सामने आ चुके हैं। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में अकेले ब्लैक फंगस के 481 मरीजों का इलाज चल रहा है। यूपी की राजधानी लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में अकेले ब्लैक फंगस के तहत 50 लोग भर्ती हो चुके हैं। शहरों के एक अस्पताल से ही पूरे राज्य की हालत का अंदाज लगाया जा सकता है। अब कोरोना केसेस की तुलना में ब्लैक फंगस मरीजों की संख्या कम तो है, लेकिन स्थिति गंभीर है। कई मरीजों को दवा के साथ साथ सर्जरी का भी सहारा लेना पड़ रहा है और कई मरीजों की मौत तक हो जा रही है। किन लोगों को हो रहा है ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन? जानकारों की माने तो जिन लोगों की इम्यूनिटी किसी वजह से बहुत कम है, उनमें ब्लैक फंगस तेजी से अटैक कर रहा है। साथ ही डायबिटीज के मरीजों, कैंसर के मरीजों और ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाए लोगों, यानी जिन्होंने अपना अंग प्रत्यारोपण करवाया हुआ है, को ये ब्लैक फंगस ज्यादा संक्रमित कर रहा है। अब आप पूछेंगे कि इन सब का कोरोना से रिश्ता क्या है? इम्यूनिटी वाली बात पर वापस चलते हैं। हाल फिलहाल के दिनों में देखा गया कि कोरोना के मरीजों को शुरुआत से ही स्टेरॉइड दिया जा रहा है। स्टेरॉइड मरीजों में इम्यूनिटी को बेहद कम कर देता है। साथ ही जो मरीज डायबिटीज से ग्रस्त हैं, उनका शुगर लेवल स्टेरॉइड के इस्तेमाल के बाद खतरनाक रूप से बढ़ जाता है। ऐसी परिस्थिति आने पर आप कोरोना से भले ही ठीक हो जाए, लेकिन दूसरे किस्म का इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। और वैसा ही एक इन्फेक्शन है ब्लैक फंगस। कैसे पता चलेगा कि किसी को ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन हो गया है? कुछ लक्षण बताए गए हैं। नाक से काले द्रव का या खून का बहना, आंखों के आसपास दर्द, दांत में दर्द और दांत का ढीला हो जाना, चेहरे के अलग अलग हिस्सों में और नाक के ठीक ऊपर दर्द होना, शरीर पर चकत्ते पड़ना, चमड़ी का सूखना, सीने में दर्द होना और सांस लेने में तकलीफ होना। लेकिन डॉक्टर ये भी कहते हैं कि ऐसे लक्षण और भी वजहों से हो सकते हैं। अब इस ब्लैक फंगस को हल्के में लिया तो दिक्कत हो सकती है। अब सवाल उठता है कि ब्लैक फंगस के बढ़ते केसेस को रोकने के लिए राज्य क्या कर रहे हैं? तेलंगाना, राजस्थान और हरियाणा ने अपने यहाँ ब्लैक फंगस को अलग रोग की तरह नोटिफाई करके महामारी घोषित कर दिया है। ये तो 20 मई के पहले का घटनाक्रम था। 20 मई को केंद्र सरकार ने दूसरे राज्यों से भी यही करने को कहा। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने राज्यों को पत्र भेजा है। उन्होंने कहा है कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ब्लैक फंगस को महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत महामारी घोषित करें। हर पुष्ट और संभावित केसों की जानकारी भी केंद्र सरकार को उपलब्ध कराएं। ये भी कहा है कि सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल कॉलेजों को ब्लैक फंगस की जांच, डायग्नोसिस, प्रबंधन के लिए ICMR और स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। महामारी घोषित होने पर क्या होगा? मोटा मोटी बताएं तो कोई रोग अगर महामारी अधिनियम के तहत महामारी घोषित होता है तो राज्य अपने यहाँ इस रोग के उपचार और रोकथाम के लिए बाध्यकारी नियम ला सकते हैं। अस्पताल में संदिग्ध मरीजों को अधिकार पूर्वक भर्ती कर सकते हैं और लोगों की रोग संबंधी जांच कर सकते हैं। इन नियमों को ना मानना अपराध होगा। इसके अलावा ब्लैक फंगस को कंट्रोल करने के लिए आज एम्स ने भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। अपने दिशा निर्देश में एम्स ने बताया है कि लक्षण आने पर क्या करना है। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द डॉक्टर के संपर्क में आए, आंखों के स्पेशलिस्ट या मरीज का इलाज कर रहे डॉक्टर से फौरन सलाह लें, नियमित रूप से इसका उपचार करें, अपनी डायबिटीज पर कंट्रोल करें, इसे हर हाल में नियंत्रण में रखें। रेगुलर मेडिकेशन और डॉक्टरों की परामर्श के बाद ही कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट लें। स्टेरॉइड या एंटीबायोटिक्स या एंटीफंगल दवाओं के साथ किसी भी दवा को बिना डॉक्टर के रिकमेंडेशन के न लें। इसके अलावा कई डॉक्टर हमसे बातचीत में ये भी कहते हैं कि कोविड के इलाज में डॉक्टरों को स्टेरॉइड का इस्तेमाल शुरुआत में ही नहीं करना चाहिए या कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, भले ही वो ICMR के कोरोना ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में शामिल क्यों ना हो। बात साफ है कि ब्लैक फंगस के लक्षण आने के बाद खुद से अपने रोग का इलाज न करें। लक्षण कई वजहों से हो सकते हैं। डॉक्टर से मिलें और डॉक्टर का बताया इलाज ही करें।
अब बात करते हैं कोरोना की लहरों की। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बीते कुछ दिनों में कोरोना के नए मामले तेजी से घटे हैं। ठीक होने वालों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हुआ है। इन आंकड़ों को देखते हुए पिछले कुछ दिनों से लगातार ये पूछा जा रहा है कि क्या दूसरी लहर अपना पीक पार कर चुकी है। साथ ही लोग संभावित तीसरी लहर के बारे में भी खूब सवाल पूछ रहे हैं। अब इस बारे में सरकारी पैनल की ओर से जवाब आया है। भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक कमेटी का अनुमान है कि जुलाई 2021 में कोरोना की दूसरी लहर खत्म हो जाएगी और कोरोना की तीसरी लहर 6 से 8 महीने में आ सकती है। यह अंदाजा 3 सदस्यों की एक कमेटी ने एक खास मैथमेटिकल मॉडल के जरिए लगाया है। इस नतीजे पर पहुंचने के लिए वैज्ञानिकों ने एक खास मॉडल का इस्तेमाल किया है। इसे सूत्रा ससेप्टेबल, अनडिटेक्टेड, टेस्टेड यानी पॉजिटिव एंड रिमूव्ड अप्रोच मॉडल कहा जाता है। ये मॉडल उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर भविष्यवाणी करता है। एक खास कंप्यूटर प्रोग्राम में आंकड़े डाले जाते हैं। उसके आधार पर कंप्यूटर देश में कोरोना के बढ़ने के रफ्तार के बारे में बताता है। ये मॉडल पिछले साल बनाया गया था। इस मॉडल को भारत सरकार की नेशनल कोविड-19 सुपर मॉडल कमेटी ने मान्यता दे रखी है। मतलब भारत सरकार भी इस मॉडल के आधार पर ही आगे का अंदाजा लगाती है। इस मॉडल के जरिए अंदाजा लगाने वाली सरकारी कमेटी में 3 साइंटिस्ट हैं। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनींद्र अग्रवाल, आईआईटी कानपुर की प्रोफेसर माधुरी कनितकर और आईआईटी हैदराबाद के प्रोफेसर एम विद्यासागर। इस मॉडल के हिसाब से वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि मई के खत्म होते होते रोजाना करीब 1.5 लाख कोरोना संक्रमण के केस आएंगे। जून में ये केस घटकर 20,000 प्रतिदिन हो जाएंगे। वैज्ञानिकों ने ये जानकारी भी दी कि किन राज्यों में कोरोना संक्रमण का पीक आ चुका है। मतलब कोरोना केस अपनी अधिकतम सीमा तक पहुंच गए हैं। कमेटी के एक मेंबर आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनींद्र अग्रवाल का कहना है कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, केरल, सिक्किम, उत्तराखंड, गुजरात, हरियाणा के अलावा दिल्ली और गोवा में भी कोरोना संक्रमण का पीक आ चुका है। जबकि देश के उत्तरी राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश और पंजाब में अब भी कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में 24 मई और पंजाब में 22 मई को पीक आने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा तमिलनाडु में 29 मई से 31 मई के बीच कोरोना केसेस टॉप पर पहुंच सकते हैं। पुडुचेरी में 20 मई को पीक आ सकता है। इस मॉडल के अनुसार नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों में अभी पीक आना बाकी है। असम में 20 से 21 मई के बीच कोरोना केस सर्वोच्च स्तर पर पहुंचकर गिरने शुरू हो सकते हैं। मेघालय में 30 मई और त्रिपुरा में 26 से 27 मई के बीच पीक आ सकता है। ये तो बात हो गई दूसरी लहर की। अब सवाल ये कि तीसरी लहर कब आएगी। इस मॉडल के आधार पर वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि देश में 6 से 8 महीने के अंदर कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर आ सकती है। तीसरी लहर का ये वक्त अक्टूबर 2021 के आसपास का बताया जा रहा है। हालांकि इसे लेकर राहत भरी खबर भी है। प्रोफेसर अग्रवाल का कहना है कि जिन जगहों पर अच्छी संख्या में वैक्सीनेशन हुआ होगा वहां तीसरी लहर का असर बहुत कम होगा। सूत्रा मॉडल कोरोना केसेस के बारे में गुणागणित तो करता है, लेकिन बता दें कि दूसरी लहर के बारे में अंदाजा लगाने में ये पूरी तरह से फेल साबित हुआ था। इसके बाद इस मॉडल को लेकर कई तरह के सवाल भी उठे थे। मॉडल के बारे में प्रोफेसर विद्यासागर ने इंडिया टुडे को बताया कि हमने कोरोना की दूसरी वेव की गंभीरता को कम आंक लिया था। हमने रोजाना 1.5 लाख नए केस आने का अंदाजा लगाया था, जो बिल्कुल गलत था। असल में रोजाना सामने आए केस इस बार 4.25 लाख तक पहुंच गए। अब देखने वाली बात यह होगी कि दूसरी वेव खत्म होने और तीसरी लहर आने का इसका अंदाजा कितना सटीक बैठता है। और यहाँ पर इस बात को जरूर नत्थी कर देना चाहिए कि ये मॉडल हो या कोई और मॉडल, सभी सरकारी आंकड़ों पर आधारित है। सरकारों पर आंकड़ों में फेरबदल करने के आरोप हैं। RT-PCR घटाकर रैपिड एंटीजन टेस्ट बढ़ा दिए गए, ऐसे भी आरोप हैं। गाँव में टेस्टिंग नहीं हो रही, ऐसा भी कहा जा रहा। ऐसे में सामने आ रही संख्याएं और इन पर आधारित मॉडल कितने सटीक हैं, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। आंकड़ों से चलते हैं जांच की ओर। कोरोना की जांच को लेकर सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे शायद जांच से जुड़ी समस्याओं को कुछ हद तक कम किया जा सके। सरकार ने घर पर ही खुद से कोविड-19 टेस्ट करने की इजाजत दे दी है। ICMR ने इसके लिए होम बेस्ड टेस्टिंग किट को मंजूरी दी है। ये एक रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट है। इसका इस्तेमाल कोरोना के हल्के लक्षण वाले या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हुए लोग कर सकते हैं। ये टेस्टिंग किट कैसे काम करेगा ये भी जान लेते हैं। होम टेस्टिंग किट में एक टेस्टिंग स्ट्रिप होगी। ICMR के मुताबिक जो लोग होम टेस्टिंग करेंगे उन्हें टेस्ट स्ट्रिप की फोटो खींचनी होगी। फोटो उस फोन से ही लेनी होगी जिस पर मोबाइल ऐप डाउनलोड होगा। फोन का डेटा सीधे ICMR के टेस्टिंग पोर्टल पर स्टोर हो जाएगा, लेकिन मरीज की गोपनीयता बरकरार रहेगी। टेस्ट की रिपोर्ट मोबाइल पर ही आ जाएगी। जो लोग पॉजिटिव होंगे उन्हें होम आइसोलेशन को लेकर ICMR और हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस को मानना होगा।
लक्षण वाले जिन मरीजों का रिजल्ट नेगेटिव आएगा उनको RT-PCR टेस्ट करवाना होगा। घर में होने वाले इस टेस्ट के इस्तेमाल को लेकर ICMR ने एक एडवाइजरी भी जारी की है। ICMR ने कहा है कि होम टेस्टिंग सिर्फ सिम्टोमेटिक मरीजों के लिए है, जिनके लक्षण नहीं हैं उन्हें इस टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। ये उनके लिए भी है जो ऐसे किसी शख्स के संपर्क में आए हों जिसकी लैब की जांच में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। होम टेस्टिंग के लिए मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। इसी ऐप के जरिए पॉजिटिव और नेगेटिव रिपोर्ट मिलेगी। ICMR के अलावा DGCI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भी होम बेस्ड टेस्टिंग किट बाजार में बिक्री की मंजूरी दे दी है। होम बेस्ड टेस्टिंग किट के लिए फिलहाल भारत में सिर्फ एक कंपनी को मंजूरी दी गई है। इसका नाम है माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस लिमिटेड। ये पुणे की कंपनी है। टेस्टिंग किट तुरंत बाजार में उपलब्ध नहीं होगी। इसे व्यापक रूप से उपलब्ध होने में कुछ वक्त अभी लगेगा। किट के दाम को लेकर कंपनी की ओर से अभी कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी कीमत 250 रुपये होगी। आज के ललन टॉप शो में बस इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।